नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश को। क्योंकि आज हम बात करेंगे शिवसेना किसका खेल बिगाड़े, क्योंकि शिवसेना भी अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे शिवसेना अगर पंचायत चुनाव लड़ती है तो किसका खेल बिगाड़ेगी, किसको उसका नुकसान होगा, किस तरह से उसके परिणाम निकलकर सामने आएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं उन पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, उसी के आधार पर चुनाव को लड़ा जाता है। और इस बार जो शिवसेना ऐलान कर रही है चुनाव को लड़ने को लेकर, अब देखना होगा शिवसेना के मैदान में उतरने के बाद किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, किस प्रत्याशी को नुकसान उठाना पड़ेगा और किस प्रत्याशी को यहां पर फायदा होगा। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के ऐलान करने के बाद अगर बात कांग्रेस, सपा, बसपा समर्थित अगर प्रत्याशियों की बातचीत की जाए, हालांकि पंचायत चुनाव किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं होता और बड़े मुद्दों पर चुनाव नहीं होता। स्थानीय मुद्दे होते हैं, गांव के मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, उसी के आधार पर चुनाव को लड़ा जाता है। लेकिन इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से समीकरण बदलेंगे, किस तरह से पंचायत चुनाव अपनी पूरी रूपरेखा कैसे बदलता हुआ नजर आएगा। पूरा ग्राम पंचायत चुनाव देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। उसी चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ आरिफ पाशा जुड़ रहे हैं। आरिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ सुख सागर मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुख सागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ धर्मेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी सपा का पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा सुख सागर मिश्रा जी आप ही से है। शिवसेना भी ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान कर चुकी है, कैसे देखते हैं आप, किससे नफा और किससे नुकसान होगा? हालांकि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है, लेकिन विकास की जो शुरुआत होती है वो एक गांव से ही होती है। जी जी, पंचायत चुनाव हमारे यहाँ हरदोई में, खासकर हम हरदोई की बात आपको बताना चाहते हैं कि हमारा शिवसेना का हमारे जनपद में कोई भी इसका प्रभाव पंचायत चुनाव पे नहीं पड़ेगा जी। हमारा यहाँ तक मानना है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरीके से विकास की गंगा किसानों को लेकर के चलने का काम किया है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और शिवसेना को तो हमारे जनपद में प्रत्याशी ही नहीं मिल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि शिवसेना का यहाँ कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, कुछ लोग मात्र ही यहाँ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ उनको पूरे जनपद में सभी ग्राम पंचायतों में उनको प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर शिवसेना अपने प्रत्याशियों को किसी भी तरीके से बाकी और शहरों में, अपने बाकी और गांव में पंचायत चुनाव के दौरान उतारती है, तो किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में असर देखने को मिलेगा? देखिए भाई साहब, हरदोई की बात हम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, तो हम जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना का कोई भी अस्तित्व तो नहीं है जी। और हरदोई में तो ना के बराबर शिवसेना का अस्तित्व है जी। जी भाई साहब, ठीक है सर। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि आखिरकार अगर शिवसेना भी अब चुनाव मैदान में उतरने की जो बात कर रही है, उसके प्रभाव क्या को देखने को मिलेंगे। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि चुनाव जो होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है, और अगर पहली विकास की जो शुरुआत होती है वो गांव से ही होती है। गांव का अगर विकास हो रहा है तो समझो शहरों का विकास हो रहा है। शिवसेना मैदान में उतरने की बात कर रही है, कैसे देखते हैं सर आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं आप बता दूं कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसमें किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने की आजादी है। तो शिवसेना लड़ रहे और तमाम पार्टियां लड़ रही, सबका स्वागत है। रही बात इसके असर की बात मैं बताऊं, जनता के अंदर समाजवादी पार्टी के कामों को लेकर के जो सकारात्मक एक जन जागृति है, जो जनता उसके प्रति आशान्वित है, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम है, चाहे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, या अपने राजधानी के आसपास हो, या पश्चिमांचल जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, वहाँ के काम हो। कामों की जो फहरिस्त है इतनी लंबी है और जो जनता तक पहुंच भी गई है, चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो, मेट्रो की बात हो,
चाहे बुंदेलखंड में तालाब खुदवाने के माध्यम से जल की व्यवस्था करने की बात हो, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर से लेकर के शानदार सड़कों की बात हो, तो जनता के अंदर जनता बोल रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में बहुत काम हुए हैं, बड़े पैमाने पर काम हुए, कोई भी क्षेत्र वर्ग अधूरा नहीं रहा है। यह सही है कि पिछले चुनाव में झूठ बोल करके जिस तरह से लोकतंत्र को छलने का काम किया है वो जनता जाग चुकी है। रही बात अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता जी जो कह रहे थे कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश की सरकार चल रही है, उसके कामों का जो सिलसिला है, जो उनके विकास के काम है या उनके जो अन्य काम है, वो तो इसमें दिखाई दे रहा है। दिल्ली के आसपास सड़कों पर किसान बैठा हुआ है, 1 महीने से अधिक का समय हो गया, इसकी सुध लेने से तो फुर्सत ही नहीं इनको। ये जो विकास है इनका वही सड़क पर दिख रहा है। मैं तो मीडिया के लोगों से कहता हूँ कि आप इनका विकास वहाँ देख आइए, और वो जनता जान चुकी है। गांव के विकास की बात अभी कह रहे थे, गांव का ये सही है कि हिंदुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश में देश का विकास तभी संभव है जब गांव का विकास होगा, और गांव का विकास ग्रामीणों के विकास से, किसानों के विकास से संभव है। और जिस तरह से किसानों को छलने का, ठगने का, उनको हाशिए पर रखने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे देश की सरकार है, ये जनता देख रही है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में लोग कह रहे हैं कि भैया हमसे देसी भाषा में बताते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अखिलेश जी के काम को देखा, लेकिन कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी शमशान के नाम पर, कभी ईद और दीपावली के नाम पर इस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया कि जिससे लोग भ्रमित हो गए और इनकी सरकार बन गई। तो अभी पंचायत चुनाव से ही लेकर के वैसे आपको डाटा होना चाहिए। 2000 से अधिक जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, लेकिन तमाम जगह सत्ता का दुरुपयोग करके जिस तरह से पंचायतों पर कब्जा भाजपा ने किया है, तो जनता फिर जवाब देगी। ठीक है सर, जनता जनार्दन है, वो इसी आधार से जो है अपना वोट के माध्यम से सरकार को जवाब देगी। आरिफ जी, आपको क्या लगता है, अगर गांव का विकास हो रहा है, गांव की जनता का विकास हो रहा है, तो मानो शहर का और देश का विकास हो रहा है। पंचायत चुनावों को लेकर शिवसेना भी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हालांकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होते, लेकिन सभी पार्टियों के अपने अपने जो है समर्थक होते हैं जो कि चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपनी राजनीतिक जो पार्टी है उसका विस्तार करे और तरह तरह के चुनाव लड़ती रहे, इसमें किसी की कोई रोकथाम नहीं की जा सकती। बिल्कुल। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि पंचायतों को जो मजबूत करने का काम किया था वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त उन्होंने पंचायती राज एक्ट लाकर पूरी पंचायतों को सशक्त करने का काम किया था। और आज भी ग्रामीण परिवेश में अगर हम लोग जाएं, गांव में हम देखें जाकर, तो जो गांव के मुख्य विकास है, जो गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, वो कांग्रेस पार्टी ने जोड़ा है। पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में जरूर नहीं है, लेकिन अगर पीछे के वक्त पर हम गौर करें तो कांग्रेस के विकास आपको गांव-गांव दिखेगा। चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे कृषकों को बढ़ाने का काम हो, ये कांग्रेस की सरकारें थी जो सबको साथ लेकर चलती थी और तरह तरह के विकास पूरे प्रदेश में किया करते थे। आज जाति की राजनीति हो रही है। देखिए, किसान रोड पर पड़ा है, जो अन्नदाता है देश का वो रोड पर पड़ा है। युवा रोजगार मांग रहा है, नौजवान पकोड़े बेचने पर मजबूर हैं, तमाम जीडीपी देश की गिरी पड़ी है। ऐसे वक्त में कांग्रेस ही एक सक्षम राजनीतिक पार्टी है जो सबको साथ लेकर सबका साथ और सबका विकास का नारा सिर्फ कांग्रेस ही सही सिद्ध करती है। मेरा मानना यह है कि ठीक है सर, लेकिन आरिफ जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो काफी कम है। हालांकि उसको वापस पाने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। तो पंचायत चुनाव से अगर शुरुआत की जाए। मलिक जी, मैं मिश्रा जी को बहुत गौर से सुन रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात पूरी हो जाए। आपका बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि कांग्रेस का संगठन जो है वो यूपी में उतना अच्छा नहीं है। आप देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने गांव-गांव जाकर विलास सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा में जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, हर मुद्दे पर विपक्ष बनकर एक सक्षम विपक्ष की भूमिका पार्टी ने अदा की है। और लॉकडाउन में देखिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव खाने के पैकेट बांट रहा था, तब कहीं अन्य पार्टियां दिखाई नहीं दे रही थी। गर्मी की उमस में एसी के मजे ले रहे थे। जो दल अब
विपक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस का संगठन अब गांव-गांव खड़ा है बिलाल जी। बहुत लेकिन उपचुनाव हुआ सर, उपचुनाव हुआ अभी 7 सीटों में उत्तर प्रदेश में। बिलाल जी मैं लौटूंगा मिश्रा जी आपके पास, मिश्रा जी मैं लौटूंगा आपके पास। आरिफ जी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ 7 सीटों पर, कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई, फिर कहां से समर्थन मिल रहा है जनता का? देखिए आपकी बात मलिक साहब, बिलाल भाई आप जमीन पर ध्यान दें। अभी लॉकडाउन के समय में उत्तर प्रदेश के दादर से लेकर के और विभिन्न प्रदेशों में जाने वाले सब लोगों को समाजवादियों ने कैंप लगा करके उनके खाने की व्यवस्था करके उनको साधन से पहुंचाने की व्यवस्था करके सारी चीज समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हमको लगता है बहुत जल्दी बिलाल जी भूल गए। ठीक है धर्मेंद्र जी। और रही बात बहुत अच्छी पार्टी की बात, तो ये जनता जान रही कि भारतीय जनता पार्टी को कौन रोक सकता है, उनके झूठ से कौन लड़ सकता है। इसमें जनता बिल्कुल भ्रम में नहीं है, ये नेता भ्रम में हो सकते हैं। ठीक है सर, इसका जवाब जनता देगी सर। पहले पंचायत के चुनाव में, फिर विधानसभा का चुनाव होगा, 2 ऑप्शन होंगे जनता के सामने भी। ठीक है सर। सुख सागर साहब, बिलाल जी हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर हमारे जो है कांग्रेस के और जो सपा के नेता हैं उनसे उस प्रश्न का उत्तर लीजिए। और विकास की बात कर रहे हैं तो जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर, उस देश के अंदर किया है, ये तो कहीं पर छू नहीं पा रहे हैं। और जहां तक रही जो भी बातें कह रहे हैं, जो आपका मुद्दा था उस मुद्दे पर उनको बात करनी चाहिए कि कुलसेना। मिश्रा जी आपका विकास तो दिख रहा है, मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका विकास दिख रहा है। बताने के लिए 5 काम उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, और आपका विकास इस सड़क पर दिल्ली के आसपास दिख रहा है। अगर आपका विकास जनता में लोगों के बीच भावना ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है सर। धर्मेंद्र जी, शिवसेना भी मैदान में होगी, शाम को मंदिर मस्जिद तक आपका पूरा विकास हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर। वो जनता जनार्दन है, वो उसका जवाब देगी। अगर वाकई में बीजेपी ने अच्छा काम किया होगा तो बीजेपी को समर्थन मिलेगा, अगर वाकई में बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही तो सर उसको भी जो है जनता उसका भी जवाब देगी। धर्मेंद्र जी, शिवसेना जो चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रही है, क्या लगता है आपको शिवसेना की चुनावी मैदान में आने के बाद किससे फायदा और किससे नुकसान होगा सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल नुकसान फायदे की बात तो जनता बताएगी कि नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि जिस तरह बिहार के अंदर ओवैसी जी को लॉन्च किए, बंगाल के अंदर ओवैसी जी को लॉन्च किए, फिर अभी ओवैसी जी का बयान आया था कि उत्तर प्रदेश भी लड़ूंगा। पूरा देश जान रहा है कि ओवैसी जी किसकी भी टीम है। उसी तरह शिवसेना भी बहुत लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर रही है, तो हो सकता है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति हो। लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, मेरा सीधा कहना, लोकतंत्र में हर पार्टी को और हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपनी पार्टी को या अपने व्यक्तिगत रूप से लड़ने का और उनको जनता के मुद्दे उठाने का अधिकार है। बिल्कुल, ये तो साफ है सर। बिल्कुल, हर किसी लोकतांत्रिक पार्टी अपने अपने हिसाब से, लोकतंत्र देश है, इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सर अगर जो है महाराष्ट्र की बात अब अगर छोड़ दी जाए, क्योंकि साथ दोनों का बीजेपी और शिवसेना का अलग हो चुका है, नहीं तो शिवसेना को एक बीजेपी का ही पार्ट माना जाता रहा है। शिवसेना को क्यों लेकर के आएगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी? तो फिर नुकसान बीजेपी का ही होगा ना सर? नहीं, बिल्कुल बीजेपी का नुकसान होगा कि नहीं बीजेपी जाने, लेकिन हमारा कोई नुकसान शिवसेना से लड़ने से नहीं है। शिवसेना अपना उसके जो काम की होगी, जो मुद्दों को लेकर के आएगी, वोट पाएगी। हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवसेना का कोई इन्फ्लुएंस है, मेरा जो सीधा मानना है। ठीक है सर। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण है, और जनता का मुद्दा विकास का है, किसान समस्या का है। जनता से सबसे बड़ा जो उसके पेट का सवाल है। आज जब खेत में होना चाहिए किसान को, किसान सड़कों पर है। इस पर क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में, उनको बताना चाहिए कि किसान को जब खेत में रहने का समय है, गेहूं का सीजन चल रहा था, किस तरह से खेतों में बुआई चल रही थी, जब किसान पैदा करता है अपनी उपज बेच करके जो अगली फसल तैयार करता है, तो इस समय जो है सड़क पर सर्दी में ठिठुर रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, हो गई। ठीक है धर्मेंद्र, ठीक है सर, सरकार जवाब देना। ठीक है सर। सुख सागर साहब, गांव में कितना विकास हुआ है और उसी विकास के आधार पर किस तरह से आप फिर से जनता के बीच पहुंचेंगे, और अगर बाकी तमाम पार्टियां समर्थक अगर प्रत्याशी हैं उसको कैसे मात देंगे आप, किस आधार पर सर? देखिए बिलाल साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करने का काम किया और जमीनी स्तर पर काम करके नागरिकों को उनकी सुविधाएं देने का काम किया है।
सुविधाओं के साथ साथ जिला प्रशासन के स्तर पर जो है अधिकारियों को नकेल कसके और जनता को सुविधाएं देने का काम किया है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए। ये सब जनता के लिए है। सर बहुत अच्छा, आपने किसानों का जिक्र किया सर, वही किसान सड़कों पर है सर, वही किसान सड़कों पर है। आपको नहीं लगता अगर किसानों की नाराजगी है और अब पंचायत चुनाव होना है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें आपको नुकसान होगा? किसान जो सड़कों पर है, किसान वो दलाल हैं, वो दलाल हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं जो मिश्रा जी के जवान पर सख्त आपत्ति है। किसान है वो बिल्कुल गलत बात है। किसान अपने सोचना चाहिए। दलाल जी बड़े बड़े अन्नदाता है, अन्नदाता इसलिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं किसान है सर। दलाल जी आप अन्नदाता से दलाल कहें, इनकी असली मानसिकता जाहिर होती है। जनता से मुद्दों से हट करके ये जनता को भ्रमित करने काम करते हैं। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का असली मानसिकता है। किस तरह अन्नदाता से दलाल कर रहे हैं? किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, किसान अन्नदाता से दलाल कर रहे हैं। अन्नदाता को आप किस तरह से दलाल कह सकते हैं? आप अपने शब्द पहले वापस लीजिए। सर किसान है वो अन्नदाता है सर, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर किसी को हक है अपनी आवाज को उठाने का। हर कोई अपनी मांग उठा सकता है, हर कोई अपनी मांग को जो है सरकार से कर सकता है सर। स्तर पर इतना भ्रष्टाचार फैल गया है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं हो रही है। ठीक है सर, मुद्दा गांव से ही जुड़ा है सर, किसान गांव से ही जुड़ा हुआ है, किसान गांव से ही जुड़ा हुआ है सर। अगर किसान का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा, चुनाव पर पड़ेगा। ये मैं अपनी जनपद की बात में कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ और न ही राज्य स्तर की बात कर रहा हूँ। मैं अन्य प्रदेशों की बात कैसे करूंगा? कहाँ पर क्या पंचायत चुनाव व्यवस्था हो रही है? सुख सागर साहब, सवाल यह है कि किसान जो है वो गांव से जुड़ा हुआ है। अगर वाकई में किसानों का विकास नहीं हुआ, गांव का विकास नहीं हुआ, पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, तो सीधा नुकसान होगा ना सर। अगर वाकई में किसान सड़कों पर है तो उसका तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। देखिए, किसान की अपनी अपनी परिस्थितियां अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों की परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ का हरदोई का किसान, हरदोई की मैं बात कर रहा हूँ सर, हरदोई में ही चुनाव नहीं होगा ना सर, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है सर। मिश्रा जी नहीं बता पा रहे, मैं आज बताऊँ। मुख्यमंत्री जी ने जो है पूरे प्रदेश में पंचायत के चुनाव जो होने जा रहे हैं, हमने किसानों के काश्तकारों के जो मानक तय किया है। सबसे बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। यहाँ पर पंचायत चुनाव अगर होते हैं तो जरा भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता गांव में और देहात में जाकर देखें कि किस तरह गन्ने का हाल है, क्या हालात है किसानों के। किसान ठंड में अकड़ रहा है सड़क में और आप दलाल कह रहे हैं। आपको समझना चाहिए सुख सागर जी, आप सुख सागर मिश्रा जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं। अगर ऐसे इस तरह से अभद्र भाषा का आप अन्नदाता के लिए प्रयोग करें, अन्नदाता हम भी उनको मानते हैं, अन्नदाता हम भी मानते हैं। अन्नदाता आप मान रहे थे, अन्नदाता मान रहे हमें बड़ा नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो अपने स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर नहीं सर, स्वार्थ उसमें किसी एक आदमी का स्वार्थ नहीं है सर। बाबा रामदेव को किसी एक आदमी का स्वार्थ नहीं है। रामदेव को वो अपनी दवाइयों को बेचने के लिए करते हैं। ये अन्नदाता कुछ नहीं मांग रहा है आपसे, ये अपना हक मांग रहा है। जब आप चिप्स का पैकेज का चिप्स का रेट 20 रुपए रख सकते हैं, तो क्या किसान अपने गन्ने की कीमत 350 या 400 रुपए रखता है? तो वो हक नहीं मांग रहा है। तो सागर मिश्रा जी बताने का काम करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी एमएसपी है उस पर कितनी खरीद होती है, कितने किसानों को इसका लाभ मिलता है? ये हर लगातार खरीद हो रही है, लगातार बिल्कुल नहीं हो रही है। मक्का भी बेची जा रही है, नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, आपका स्वागत है, आपको दिखाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सुख सागर साहब, ठीक है सर, ठीक है धर्मेंद्र जी। आरिफ जी, मेरा सवाल आपसे है। मैं आपको ठीक है मिश्रा जी, आमंत्रित करता हूँ, आप हरदोई आइए, यहाँ देखिए किसानों का करना। ठीक है सर, हरदोई सवाल हरदोई का नहीं है सर, सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल पूरी यूपी का है सर। पूरे यूपी में चुनाव होना है, पूरे यूपी से आपका नाता है। ठीक है सर, ठीक है। आरिफ जी आपको क्या लगता है किस तरह से
मिलर्स का कब्जा। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, धर्मेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आरिफ जी, आपको क्या लगता है जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, सरकार की कौन सी वो नाकामी है जिसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए बिलाल साहब, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम पुरानी चीजों को तो भूल जाएं। अभी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मजदूर और किसान परेशान रहा है। किसान भी कुछ हद तक कम रहा है, लेकिन मजदूर बहुत परेशान रहा है। जो लॉकडाउन के कारण दिल्ली, लखनऊ और अन्य शहरों में फंसे लोग थे, उन्हें घर पहुंचना दूभर हो गया। सरकार ने सारे साधन बंद कर दिए। कोई भी सरकार ने ये नहीं पूछा कि ये मजदूर कैसे वहां पहुंचेगा। और ये सारे मजदूर गांव के थे, जो रोटियों के लिए, जिन्हें एक वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल हो गया है। वरना सरकार के पास बहुत सारे साधन थे जो उन मजदूरों के लिए कर सकता है। ये मजदूर पंचायत चुनाव में अपनी आवाज को बुलंद करेगा और जो सरकार ने इनके साथ धोखा दिया है उसका निश्चित रूप से बदला लेगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव लॉकडाउन के वक्त से अपने नेता माननीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देश पर गांव-गांव लोगों का जाकर मदद की है। वही हमारा मूल मंत्र है। उसका हमें कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में फल मिलेगा। और जहां तक शिवसेना का सवाल है, मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूं, शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन केवल महाराष्ट्र में है। शिवसेना यूपीए का अंग नहीं है। ये बात हमारे नेता ने भी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कई बार अपने बयानों में और अपने वक्तव्य में कही है कि शिवसेना हमारा महाराष्ट्र का साथी है। उत्तर प्रदेश में हमारा कोई अलायंस कभी शिवसेना के साथ नहीं है और वो आजाद है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता है कि आप कोई भी चुनाव लड़े, उसमें कोई भी हमारा दोस्ताना टूटने के चांस नहीं है। हमारी महाराष्ट्र में उनसे दोस्ती है, मजबूत सरकार। तो क्या माना जाए आरिफ जी, आने वाले कल में दोस्ती आगे बढ़ सकती है, महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती है? क्या माना जाए सर? देखिए राजनीति में कुछ भी कह देना, कुछ भी हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे साथियों के साथ टूट जाते हैं और बड़े, यानी का ये मान लिया जाए कि पार्टियां सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी पार्टी के साथ जा सकती हैं? नहीं कहा जाए। देखिए कहीं ना कहीं एक मसौदा तैयार होता है, कहीं ना कहीं ये घोषणा पत्र, संयुक्त घोषणा पत्र होता है और मिलजुल कर जब लड़ते हैं तो जो कार्यक्रम होते हैं वो सब अमली जामा उन्हें पहनाया जाता है। सत्ता के लिए नहीं केवल। कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है, लेकिन क्या किसानों की आवाज कांग्रेस नहीं उठा रही है? क्या नौजवानों की आवाज कांग्रेस नहीं उठा रही है? बिलाल जी, हर मुद्दे पे कांग्रेस एक सक्षम विपक्ष के रूप में अपना पूरा दायित्व निभा रही है। कहीं भी कांग्रेस विपक्ष न होने का हट नहीं रही है। ठीक है सर। धर्मेंद्र जी, आप इस पूरे पंचायत चुनाव को कैसे देखते हैं और पंचायत चुनाव में जो अब चुनाव होगा उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? कितना फायदा, कितना नुकसान सरकार के राज में, योगी जी के राज में रहा है? कितना विकास हुआ? कितने रोजगार जो है मुहैया कराए गए? क्या लगता है आपको, कौन सा मुद्दा भारी रहेगा, किस आधार पर चुनाव? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया। सबसे पहले मैं इस पर आने से पहले एक बार ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता मिश्रा जी ने कहा कि दलाल शब्द का प्रयोग किया, तो ये मैं इनसे बिल्कुल इनसे उम्मीद करता हूं कि और भी कड़ा शब्द प्रयोग कर सकते थे। जब इनके नेता राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के किसानों के आंदोलन में पीएफआई, पाकिस्तान, खालिस्तान, आतंकवादी, इस तरह की जब भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इनके केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात कह सकते हैं, तो इन्होंने बहुत हल्की बात कही। इतना उम्मीद थी, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की बात, ये सही है कि शिवसेना के आने से क्या फर्क पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पंचायतों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीते थे और आने वाले समय में भी हम बहुत बड़ी संख्या में जीत के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहीं पता नहीं चलेगा और उसका कारण भी है, जनता परेशान है, न केवल किसान परेशान है। अभी ये महोदय हरदोई की बात कर रहे थे, मैं दाऊद से रहा, हरदोई में किसका धान खरीदा जाता है? मिलेट्स का। उसमें नाम नहीं लूंगा, उनकी पार्टी के कुछ एक बड़े नेता हैं जिनकी बड़ी बड़ी राइस मिलें हैं और वो ऐसे अगर जांच हो जाए तो ऐसे लोगों का धान खरीदा गया होगा जिनके पास एक दूसरे की खतौनी नहीं है। वो नोट करिए कि जिनके पास एक दूसरे की खतौनी नहीं है, उनके नाम पर भुगतान करके लोग आंकड़ा पेश करते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से किसानों को लेकर के ये सरकार असंवेदनशील है, ठीक है कि उत्तर प्रदेश का किसान उतनी बड़ी संख्या में नहीं गया, लेकिन आंदोलन कैसे चलता रहेगा। हम लोग अभी गांव-गांव में गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग गांव-गांव किसानों के जन जागृति अभियान में भाग लिया। हम लोगों ने वहां देखा किस तरह किसानों में गुस्सा है, कितनी नाराजगी है। वो व्यक्तिगत रूप से चाहे नहीं वहां पहुंच पाए हैं,
लेकिन अगर आंदोलन आगे चढ़ा तो उत्तर प्रदेश का किसान बड़ी संख्या में वहां पहुंचेगा और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को पंचायत चुनाव से लेकर के आने वाले विधानसभा चुनाव में माकूल जवाब देगा। कहीं भी ये ठहरेंगे नहीं। ये जो चुनाव होगा, चाहे पंचायत का चुनाव है, किसान मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर। ठीक है सर, ठीक है धर्मेंद्र जी, वो तो जनता और वक्त बताएगी किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। और पंचायत चुनाव में आपको मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि इनकी बहुत ही खराब स्थिति होने वाली, 2/3 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। ठीक है सर, वो वक्त बताएगा सर, जनता बताएगी कि इससे फायदा किसे नुकसान होगा। सुख सागर साहब, आपको क्या लगता है जो पंचायत चुनाव होगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में, कैसे जोड़कर देखा जाए? बहुत सही बात कही है रिजाल साहब आपने। पंचायत चुनाव जो होने जा रहे हैं वो जनता ही निर्णय करेगी। हमारे सपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे जी, ये बिल्कुल सही बात है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी पंचायत का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो किसके पक्ष में जाएंगे ये जनता ही तय करेगी। क्योंकि हमारा काम बोलता है, हम अपना काम करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार जनता की सेवा कर रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जनता की सेवा कर रहे हैं। ये तो इसका निर्णय जनता ही बताएगी इसको। ठीक है सर, इतना कहना चाहते हैं। ठीक है सर। आरिफ जी, जनता बताएगी विकास बीजेपी ने किया है, उसी के आधार पर पीएम मोदी और साथ ही सीएम योगी के जो है नाम पर जो है वोट मांगा जाएगा और उसी के आधार पर जो है जनता वोट करेगी बीजेपी को। आपके पास नया क्या होगा सर? फाइनल कमेंट सर। देखिए हमारे पास हमारे जो नेता है माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उन्होंने लोगों का सुख दुख बांटा है। अभी आप हाथरस की घटना देखिए कि एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, एक बेटी की लाश को जला दिया गया सॉरी, और उसको दलित बेटी के साथ ऐसा अन्याय हुआ। हाथरस मामले को लेकर भी आरिफ जी हर एक पार्टी ने अपने हर एक नेताओं ने अपने तरीके से राजनीति की है सर जी। हाथरस मामले पे भी हर एक पार्टी ने, हर एक नेता ने अपने हिसाब से राजनीति की है। देखिए जमीनी हकीकत वहाँ कांग्रेस ने ही, आज सीबीआई ने तमाम तरह के नाम खोले हैं और सब कुछ सामने आया है, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, राहुल गांधी जी का जमीन पर उतरने का नतीजा है। पंचायत चुनाव में से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन को बहुत मजबूत किया है। दिलाग सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक विकास खंड में पहुंच चुके हैं और वहां पर लगातार अभी भी कार्यक्रम जारी है। निश्चित रूप से हम आने वाले पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी का परचम बुलंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। ठीक है सर। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस भी अपने वर्चस्व को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लल्लू कुमार जी के माध्यम से पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। सपा अपने आप को पंचायत चुनाव में कहां पर देखती है और उसका कितना असर आगामी विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा, उसका कितना फायदा आगामी चुनाव में होगा? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गांव में था। किसान घेरा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग किसानों के बीच में डाउन हो रही है। बड़ा जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार पंचायत चुनाव जो होगा वो किस आधार पर होगा, किस पार्टी को किसका समर्थन मिलेगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल यही है, शिवसेना भी जो है पंचायत चुनाव में उतरने का दावा कर रही है और अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव जब होगा किस आधार पर, किस पार्टी के समर्थकों को, यहाँ पर किस प्रत्याशी को किस तरह से समर्थन मिलेगा। ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि आखिरकार शिवसेना के भी पंचायत चुनाव में उतरने के बाद किससे फायदा और किससे नुकसान होगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।